हे गाइस हाय। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से ऐसे 5 सवाल जो आपने मिड टर्म्स में एक्सपेक्ट नहीं आने वाले हैं। ये 5 सवाल अगर आप कर लेते हो मेरे साथ तो बच्चों समझ लेना कि ये आ गए और आपने अपने मिड टर्म्स में इस चैप्टर में पूरे मार्क्स कमा लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, 20 से 30 मिनट्स के अंदर इस पूरे 5 सवालों को और उसके पीछे कॉन्सेप्ट को आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है बेटा। और आपको ये बता देता हूँ कि भाई आगे बढ़ने से पहले कि हमने इसके अलावा भी 200 से ज़्यादा सवाल आप लोग के लिए बनाकर रखे हुए हैं हर सब्जेक्ट के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के 5 मॉक टेस्ट पेपर्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएंगे और एब्सोल्युटली फ्री विद सॉल्यूशंस एंड विद स्टेप मार्किंग एंड द वर्ड लिमिट एंड मार्क्स इन द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न। तो मिस आउट मत करिएगा, उनको डाउनलोड करके फ्री में अपना पढ़ाई करिएगा और पूरे मार्क्स मिड टर्म्स में ले जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। अच्छा लगे बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। ये आपका प्यारा सा चैनल 9th 10th एंड 11th वेदांत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, मुद्दे पर आते हैं सीधा। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आप जानते ही हो कि आने वाला है, कौन से टॉपिक से आएगा, क्या लगता है आपको? ठीक है, एक बात बता देता हूं आपको, जो भी टॉपिक यहां पर आ रहा है ना उसको स्पेशली नोट डाउन करिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नोट डाउन करिएगा वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉपिक से सवाल आएगा। सवाल के वैरायटीज में करवा देता हूं यहां पर, लेकिन वो टॉपिक नोट डाउन करिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो क्या सवाल है हमारा। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? स्टेट ऑफ इक्वेशन यहाँ पे दे दो। इक्वेशन देके डर मत जाओ, सवाल बहुत आसान है, इक्वेशन देके डर मत जाना। एक इक्वेशन दिया है आपको, p प्लस a बाई वी स्क्वायर, ठीक है, a बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस बी दिया हुआ है विच इज इक्वल टू r इंटू टी। एक इक्वेशन, गैस का इक्वेशन दिया हुआ है बेसिकली, आप जानते हो गैसेस का इक्वेशन है वो। ठीक है, वैन डर वाल्स इक्वेशन वेयर p इज द प्रेशर, v इज द वॉल्यूम and T is the absolute temperature and A, R and B are constants. Find the dimension of A. आपको डायमेंशन निकालना है A का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, टॉपिक नोट डाउन करना। तो इसमें कौन सा टॉपिक है बेटा? इसमें आपका डायमेंशन का टॉपिक है। इनफैक्ट जो अभी हम यहां पर कर रहे हैं वो होने वाला है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस होने वाला है। अगर आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सारे मेरे सेशंस नहीं देखे हुए हैं, मैंने टॉपिक बाय टॉपिक इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ है, उसका जो पूरा प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जाकर देखो तो सही, बहुत सारी चीजें फ्री हैं, ले जाइए। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है। तो हमें बताना है कि भाई आपके ए का डायमेंशन क्या है, ए का डायमेंशन क्या है आपको बताना है। ठीक है, अब इस सवाल में बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो गलती क्या मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट करिए। आगे बढ़े, जैसे मैं आपको बोलूं डायमेंशन निकाल, तो आप क्या करोगे? एक रूल होता है बेटा, एक रूल होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स का और डायमेंशन का भी, कि आप किसी भी ऐसी चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जिनका यूनिट अलग अलग है। यानी कि मैं 2 न्यूटन फोर्स को, है ना, मैं 2 न्यूटन फोर्स को ऐड नहीं कर सकता हूं 2 मीटर डिस्टेंस से, मैं उनको ऐड नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के यूनिट अलग अलग है ना। मैं 2 न्यूटन फोर्स को 2 न्यूटन से ही ऐड कर सकता हूं या किसी और न्यूटन से ऐड कर सकता हूं, मैं डिफरेंट यूनिट वाली चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, है ना, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप जानते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, ये आप जानते हो। तो यूनिट अगर अदला बदली हो जाए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, है ना। तो इसी मुद्दे पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, हमें क्या निकालना है? ए का डायमेंशन निकालना है। क्या है भाई? ए का डायमेंशन निकालना है मुझे यहाँ पर। अच्छा, तो a बाई वी स्क्वायर किसके साथ ऐड हो रहा है? p के साथ ऐड हो रहा है, यानी कि p का डायमेंशन या तो p का यूनिट जो है a बाई वी स्क्वायर से इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो ऐड कर रहे हैं, वरना ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इक्वेशन गलत होता। तो यानी कि जो हमारा p का यूनिट है इट शुड बी इक्वल टू a बाई वी स्क्वायर, शुड बी इक्वल टू a बाई वी स्क्वायर। क्या बात है, मजा आ गया ब्रो, बिल्कुल मजा आ गया। ठीक है, और देखो यहाँ पर v माइनस बी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर v माइनस बी हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई v और b का डायमेंशन भी एक होना चाहिए, यानी कि v और b का डायमेंशन एक होना चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई आपको पूरी की पूरी? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया a इज इक्वल टू पी बाई वी स्क्वायर। ठीक है, a इज इक्वल टू पी बाई वी स्क्वायर, और ये v क्या है भाई? v आपका हो गया वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना भाई? वॉल्यूम दिया हुआ है, p क्या आपका प्रेशर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से a को हम क्या लिख सकते हैं? a को इक्वल टू लिख सकते हैं, वी स्क्वायर को वहां ले जाएंगे तो p इंटू वी स्क्वायर बन जाता है, p इंटू वी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब तो a विल बी इक्वल टू p क्या है भाई? प्रेशर। प्रेशर क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया,
है ना, और ये क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का होता है वॉल्यूम स्क्वायर। अब हमारे फोर्स का डायमेंशन क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, फोर्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt पर -2, ये हमारे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ए क्या है, एरिया, एरिया का होता है आपका क्या भाई, एरिया का होगा एल स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर होता है तो एल स्क्वायर, इनटू ये क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्यूब होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ का क्यूब होता है, लेंथ का क्यूब होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर फाइनल इक्वेशन क्या बना आपका, mlt पर -2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू एल पर 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर एल स्क्वायर और ये 6 में से 4 कट गया, बचा 4, तो यहाँ पर क्या आ गया आपकी वैल्यू m l और ये 4 तो 5 हो गया, l पर 5 t पर -2 आपके एरिया का, सॉरी एरिया बोल रहा हूं, ए का डायमेंशंस हो जाना चाहिए। करेक्ट है गाइस? गलत है गाइस। क्यों? मैंने यही बोला कि बहुत सारे लोग यहां पर एक गलती कर लेते हैं। आपको ए का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पूछा है। ये क्या है? ये ए का डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो नहीं पूछा है आपसे। आपसे पूछा है ए का डायमेंशन बताइए। किस क्या भाई? ए का डायमेंशन बताइए। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला में जो m का रेस टू द पावर होता है, l का जो पावर होता है, t का जो पावर होता है, वो डायमेंशन होते हैं। तो फिर आपको लिखना है कि भाई a के डायमेंशंस क्या हैं, m का पावर क्या है 1, l का पावर क्या है 5 और t का पावर क्या है -2। ये होता है डायमेंशन। समझ में आया? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशनल फॉर्मूला में जो क्वांटिटीज के पावर होते हैं वो डायमेंशन होते हैं। समझ में आ गई बात? चलो ये निकाल दिया हमने, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही इजी, बहुत लड्डू बराबर, हमें वैल्यू आ भी गई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत बढ़िया। तो सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल है, उसमें भी अगर आप देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल है जो आना है आपको, मैंडेटरी है भाई इस चैप्टर। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आया तो क्या आएगा? और उसके साथ रूल ऑफ जो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, उसको समझना है आपके सिग्निफिकेंट फिगर का। ये दोनों टॉपिक्स आपको ये सवाल आया हुआ है। क्या है ये टॉपिक? फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इन करेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आर। मास आपको दिया हुआ है कितना? 4.237 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या निकालना है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास कितनी है आपकी? 4.237 अपॉन 2.5। तो आप वैल्यू निकाल दोगे, है ना, आप आराम से कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल दोगे। चलो एक काम करते हैं भाई, इनमें से डेसिमल्स निकाल देते हैं। ठीक है, डेसिमल वगैरह निकाल दो तो आराम से ये 4237 इंटू 10 पर -3 हो गया, डिवाइड बाई 2.5 में 25 इंटू 10 पर -1 कर दिया मैंने। ऐसे रख दो, इसको डिवाइड करने में इजी होगा ना डेसिमल वगैरह से। ठीक है, अब 4237 को डिवाइड बाई 25 करना। चलो करते हैं, आ जाओ, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ करते हैं। 4237 डिवाइड बाई 25 एक बार जाता है तो यहाँ पर बच जाता है कितना? 12/5 हो जाता है 7। ठीक है, और बच जाता है 3/2 1, 17 बच जाता है। 17 में अभी मैं 3 को नीचे ले आ जाऊँ, कितना हो जाएगा भाई? 75 तक तो नहीं जाएगा, तो 4 गुना 6 गुना। ठीक है, 6 गुना में 150 हो जाता है, 6 गुना में आपका 150 हो जाता है, 150 बचा कितना? 23। फिर ये 7 नीचे आ जाएगा तो कितनी बार जाएगा ये? 9 बार तो आराम से चला जाएगा, है ना। 9 बार जाएगा तो 225 पे आके अटक जाएगा, 225 पे अटक जाएगा, बचा कितना? 12। अब मैं एक पॉइंट लगा दूँ तो चला जाएगा 0, तो 0 जाएगा तो मतलब 4 गुना अब दोबारा जाएगा, 4 गुना जाएगा तो बचेगा आपका 20, सॉरी 4 गुना जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 100, 100 में बचेगा 20, फिर आप एक 0 डाल दोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8, है ना। तो 169.48 आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 169.48 इंटू 10 पर -3 डिवाइड बाई 10 पर -1। इसमें से एक और ये 10 पर -2 हो जाता है, तो आपकी वैल्यू फाइनल आप लिख सकते हो आराम से 1.6948, है ना। 2 डेसिमल बचे थे, आपने डाल दिए तो 1.6948। ये सही जवाब है? बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि भाई ये नॉर्मल डिवीजन थोड़ी है, सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल है ब्रो, तो वहां पे रूल लगाना पड़ेगा ना। रूल क्या होता है अभी? ठीक है, जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो वैल्यूज को, ठीक है, समझो इस बात को, तो जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो वैल्यूज को, तो सबसे पहले आप क्या करना, आप जो भी वैल्यूज को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो उनको पहले 2 हिस्से में बांटो। 2 हिस्से मतलब सर, पहला हिस्सा होगा वो कौन सा टर्म है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको बांटो, उसको निकालो बाहर। सबसे कम सिग्निफिकेंट दोनों में किसमें है भाई? मास वाले में आप देखोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, और इसमें कितने हैं? सिर्फ 2। ठीक है,
तो आपने बांट दिया, आपने निकाल दिया वो वैल्यू जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने है भाई? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। तो आपका जो फाइनल आंसर है ना, उसमें भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ये है आपके सिग्निफिकेंट फिगर का रूल। तो इस हिसाब से मेरा जो फाइनल आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, यानी कि मैं 1 को तो रख ही सकता हूं पॉइंट, इसके बाद एक ही वैल्यू रख सकता हूं मैं। तो मेरे को 6 रखना है, लेकिन 6 के आगे 9 रखा हुआ है, तो इसको मेरे को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 5 से ज्यादा है 9, तो राउंड ऑफ करूंगा तो वो एक बढ़ जाएगा, 1.7 हो जाएगा। तो इसमें आप देखो, इसमें राउंडिंग ऑफ भी पूछा गया, तो इसमें आपका राउंडिंग ऑफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहां पर पूछा गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो 1.7 आपका सही जवाब हो जाता है, जिसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। परफेक्ट। तो ये है रूल, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल दूसरा है, ठीक है। समझ में आ गया? वो जानने के लिए देख लेना मेरा सिग्निफिकेंट फिगर का सेशन, आराम से मजा आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मजा आता है। 1.7 देखो, 1.7 ग्राम, यूनिट लिखा ही नहीं मैंने, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, फोकस। तीसरा सवाल आपके सामने, बहुत ही प्यारा, देखते हैं कि क्या है। अब तक मजा आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। The length and breadth of a rectangle are 5.7 plus 0.1 सेंटीमीटर। मतलब वैल्यू दी गई है, एरर दिया गया है, एंड 3.4 plus 0.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। तो यहां पर आपको मिल गया है एरर्स का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ यहां पर एरर का रूल्स भी आपसे पूछा जा रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का। यहां पर बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। आपको लेंथ कितनी दी गई है? लेंथ आपको दी गई है 5.7 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। और ब्रेड्थ आपको दी गई है कितनी भाई? 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है क्या है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपको बेसिकली, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल यहाँ पर होगा। क्या होता है रूल? बहुत सिंपल है बेटा, बताते हैं आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ कैसे करते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जब आप करोगे, पहले जो ये आपके ये क्या है? पहले ये जो आपके नंबर्स है ना, ये आपके एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये आपके मीन एक्यूरेट वैल्यूज हैं, और ये 0.1 0.2 क्या है? ये आपके एरर्स हैं, ठीक है। तो इनको तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 5.7 को 3.4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 7 3 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 7 4 28 2 कैरी, 5 4 20 22 0 7 3 21 2 कैरी, 5 3 15 7, तो 8 3 9 1 1938 आ गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई भाई 1938, जिसमें 2 डेसिमल लग जाए तो 19.38 आपकी वैल्यू आ गई। तो अभी हमें एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है कि भाई इतनी तो एक्चुअल वैल्यू है 19.38। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि भाई एरर नहीं पता हमें। एरर क्या होता है भाई? हमें एरिया का एरर निकालना है, तो डेल्टा ए मेरी एरिया होती है, और यहां पर मुझे निकालना है रिलेटिव एरर। कौन सी निकालनी है भाई? मेरे को यहाँ पे जो वैल्यूज होते हैं ना, वो रिलेटिव एरर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिलेटिव एरर्स होते हैं। तो ये आपकी हो गई, आपकी रिलेटिव एरर निकालने है मुझे। तो डेल्टा ए बाई ए, यानी कि भाई आपकी एरर क्या है? ए की, अपॉन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? ए की, वो हो जाता है आपका रिलेटिव एरर। विच इज इक्वल टू व्हाट भाई? मेरा जो लेंथ का एरर है प्लस मेरा जो ब्रेड्थ का एरर है। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि भाई प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, हमेशा एरर्स ऐड होंगे। सो द एरर ऑफ माई लेंथ डेल्टा एल बाई एल, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल्टा एल बाई एल, प्लस द एरर ऑफ माई ब्रेड्थ डेल्टा बी बाई बी। यहां पर हम फॉर्मूला में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एरर में हमेशा वो ऐड ही होगा। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है। तो अब इसमें इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, आराम से हो जाएगा। सो डेल्टा एल बाई एल अगर आप देखोगे, डेल्टा एल कितनी है भाई? लेंथ में एरर कितनी है? 0.1, ठीक है। उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? एल की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 5.7, प्लस आपकी ब्रेड्थ की एरर क्या है? 0.2, और उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है? 3.4, ठीक है। अब इसको आपको वैल्यू निकाल देना है। दोनों में से डेसिमल निकल जाएगा तो 1/57, इन दोनों से भी डेसिमल लिख जाएगा तो 2/34, ठीक है, 2/34। तो अगर आप देखोगे वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है? 2 1 से कटे हुए 17 आ जाएगा, तो 1/57 प्लस 2/17 आपकी, सॉरी 1/17 आपकी वैल्यू आ गई। आपको एलसीएम निकाल देना है यहाँ पर, तो 17 प्लस, ठीक है, 17 प्लस 57 डिवाइडेड बाई 57 इंटू 17 कितनी आती है वैल्यू? आपको आ जाती है 17 प्लस 57 करते हो तो 67 74 हो जाती है। 74 डिवाइडेड बाई 74 17 से कटता है क्या? नहीं कटता है ना, ठीक है, ओके। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ओके 57 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 5 जा 35, 39 0 7 5 वैल्यू आ गई 9, 16 1 8 ये 9, तो 969 आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब आपको 74 को 969 से मतलब बेसिक 74 पे 969 करना है आपको, ठीक है, तो कर देते हैं बढ़िया से। चलो आज जो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है भाई, डेसिमल्स में आएगी आपकी वैल्यू, बट कितनी आती है देख लेते हैं। तो ये आ गई 969 और ये है 74, और अगर मैं पॉइंट डाल देता हूं तो 0 आ जाएगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर एक और 0 डाल देते हैं, एक और 0 आ जाएगा। हाँ अब आप देख लेते हैं, तो 969 कितनी बार मल्टीप्लाई करूं मैं, ऑलमोस्ट 6 बार में 7 बार में आ जाएगा, है ना। हाँ 7 7 7 14, हाँ नहीं 6 बार करना पड़ेगा मेरे को, 6 बार में आ जाएगा, 7 बार में नहीं कर सकता मेरे ख्याल से, है ना। आई थिंक आई हैव टू डू इट 6 टाइम्स ओनली। सो 9 6 जा 54, 5 कैरी, 6 6 जा 36, 36 5 41 4 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 4 आपका हो जाता है 58, ठीक है 58 हो जाता है। देखते कितनी बचती है वैल्यू 10, लग रहा है कि अरे यार ये तो आराम से 7 बार हो जाएगा, हाँ 7 बार लग रहा है कि मेरे को हो जाना चाहिए, 6 बार नहीं 7 बार में ही हो जाएगा। चलो अब देख लेते हैं, 7 लिख देते हैं यहाँ पर, 7 6 के बदले 7 लिख देते हैं, देखते क्या आता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 7 लिख दिया मैंने, तो 9 7 जा 63, 6 कैरी, और हाँ 7 6 जा 42, 48, 4 कैरी, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 आपका हो जाता है 67, तो 67 आ गई आपके वैल्यू। तो ये हो गया 10 - 3 7, और 9 - 8 1, 13 - 7 6, और 6 17 हो गया। अब अगर आप एक और 0 डाल देते हो तो ये कम से मेरे ख्याल से तो भाई तो 5 बार आराम से चल जाए, तो 0.075 आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए, 0.075 आपकी वैल्यू, 0.07 पे भी आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो, ऐड करने के बाद जो है वैल्यू आप 0.7 पे रोक सकते हो, ठीक है 0.007, ठीक है 0.07, ठीक है बढ़िया। तो प्लस माइनस आपकी आंसर आ गई है 0.07, आपने एरर भी निकाल दिया, ठीक है। तो एरर निकालने का फॉर्मूला ये रहा, और यहाँ पर डायरेक्ट ये जो नंबर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप देखो मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर को देख लेना, देखो 5.7 3.5 दोनों में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें भी आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आइडियली, ठीक है, आइडियली तो 2 ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू एक्चुअली 19 पे रुक जानी चाहिए, 19 पे रुक जानी चाहिए, हाँ करेक्ट। तो प्लस माइनस 0.07 ये होनी चाहिए आपकी फाइनल आंसर आइडियली, तो 19 प्लस माइनस 0.07 आपका फाइनल आंसर होगा एरिया का, ठीक है बेटा। तो आपने एरिया के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, और ये जो एरर है उसको आपने इस फॉर्मूला से, जो आपका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला उससे निकाला, और एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। चलो ये भी निकाल दे, देख लेते हैं एक बार। 19.1.5 1.5 कैसे आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ गलती कर दी मैंने क्या? हाँ अरे यार, अरे गलती कर दी मैंने, डेल्टा ए बाई ए आया ना यहाँ पे तो डेल्टा ए बाई ए आया है, मैंने सीधा लिख दिया, सॉरी गाइस, यहाँ पर एक छोटी गलती हो गई है मुझसे, कि ये जो आपकी वैल्यू आई है वो कौन सी आई है, वो डेल्टा ए बाई ए आई हुई है, ठीक है ना, डेल्टा ए बाई ए, मेरे को तो डेल्टा ए चाहिए था, ये जो एरर है क्या डेल्टा एल है ना, और ये कौन सी एरर डेल्टा बी है, एल और बी तो ये एक्चुअल वैल्यूज है, तो 19 तो मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इससे, हाँ मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे सॉरी गाइस ये तो मैं भूल ही गया, ठीक है। तो मैं हाँ इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, चलो इसको आगे बढ़ाओ। तो मेरी डेल्टा ए कितनी हो जाएगी 0.07 इंटू ए क्या है भाई आपका 19.38 या 19.4 आप रख सकते हो, मल्टीप्लाई करें बताइए कितना आ जाता है 194 इंटू, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 9 जा 63, 65 6 कैरी, 7 7 6 113 13.58, तो 1 2 3 डेसिमल, तो 1 2 3 डेसिमल 1.35 या तो 1.4 आप पकड़ सकते हो, नहीं 1.458 आएगा ना, तो 1.5 आपकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर 19.38 1.5 की वैल्यू आ गई, हाँ ये सही आंसर होगा, हाँ करेक्ट, ठीक है। सॉरी वो मैं ए से मल्टीप्लाई करना भूल गया, ठीक है बराबर गाइस, परफेक्ट। तो आपने टॉपिक नोट डाउन कर दिया, जिस टॉपिक से आया था, चलो बराबर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसको पढ़ते देते कि ये कौन से टॉपिक से आया हुआ, ठीक है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर तुम नहीं लाइक किया अभी तक तो। In a series of successive measurements in an experiment, the readings of the period of oscillation of a simple pendulum, यानी ये टाइम की वैल्यू निकाली गई है, were found to be 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.8, यानी कि आपको टाइम की डिफरेंट वैल्यूज निकाली गई है। आप देखोगे T1 पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और उसका टाइम पीरियड आप नोट डाउन कर रहे हो स्टॉप वॉच से, कितनी दिखाई दे रही है भाई, एक स्विंग का बताया जा रहा है T1 में 2.63 सेकेंड्स, T2 बताया जा रहा है कितना भाई, T2 आपको बताया जा रहा है 2.56, ये वैल्यूज करेक्ट लिखना बच्चों जब कॉपी करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.42 आपका T3 है, 2.42, 2.71 आपका T4 है, 2.71, ओके।
2.80 आपका T5 है, 2.80 आपका T5 है। सबसे पहले ये सवाल कौन से टॉपिक से आ रहा है? अगेन ये सवाल आपके एरर्स के टॉपिक से आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करिए। अब क्या सबसे पहले क्या पूछा है? कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। भाई इतने वैल्यूज आ गए, पहला क्वेश्चन क्या है? इनके मीन वैल्यू निकालो। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू, सिंपल है। मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू। इतना इजी सवाल, तो निकाल देते हैं भाई एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? मीन वैल्यू यानी कि आपका टी का मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू। एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? सबको ऐड करो, डिवाइड बाय जितना नंबर उसे डिवाइड करो। तो 5 वैल्यूज है तो 5 से डिवाइड कर देना। सो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.8 डिवाइडेड बाई 5। बस इतना लड्डू सवाल। ऐसे कैसे हो जाता है ब्रो? इतना लड्डू सवाल कैसे हो जाता है? ऐड कर दे, चलो सबको ऐड करो, ठीक है। तो 3 6 हो जाता है 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 ये हो गया, तो ये आ गया भाई 12, ठीक है। तो 12 है तो 2 यहाँ पर रखा आपने, 1 कैरी, 7 7 5 12, 12 4 सही किया ना मैंने यार? गलत तो नहीं किया मेरे को? नहीं ठीक है। तो 7 7 5 12, 12 4 आपका 16, 16 7 आपका हो सकता है 23, 23 8 आपका हो सकता है 31, ठीक है। तो 1 लिख दिया, 3 कैरी, 3 2 5, 5 7, 7 9, 9 2 11, 11 2 13, ठीक है। 11 2 13, 13.12 डिवाइड बाई 5 करना है आपको। क्या वैल्यू आती है? तो आपका टी मीन एवरेज वैल्यू आपको यहाँ पर आ जाएगा। क्या वैल्यू आ रही है? 5 2 गुना, ठीक है, तो 3 बचा, तो 0.6, ठीक है। फिर 1 बचा, है ना, 31 था तो 1 बचा, तो फिर 2 बार, ठीक है, तो 10, फिर 4 बार, तो 2.624 आपकी एवरेज वैल्यू आ जाती है। अब इसको 2.62 पे भी रोक सकते हो, क्योंकि सब जगह आप देखोगे। अब मैंने क्या बताया था रूल का? सिग्निफिकेंट फिगर का रूल मैंने बनाया था, डिवाइड करते वक्त भाई सबसे जो मिनिमम वैल्यूज को रखना, 13.12 को आप डिवाइड कर दो, 2.62 पे रख दीजिए, काफी है। 2.62 पे आपने रख दिया, ये आपकी टी मीन वैल्यू हो जाती है, ठीक है। पहला पार्ट खत्म, बहुत ईजी सवाल, बहुत ईजी पहला पार्ट, तो 1 मार्क्स ऐसे ले लोगे। दूसरा क्या है? The absolute error in each measurement, absolute error in each measurement, ठीक है। absolute error माने यहां पे जो आपको डेल्टा टी, मतलब आपको यहां पर टी का एरर निकाला तो डेल्टा टी लिखा मैंने। डेल्टा टी यानी कि एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ जो आपकी टी की मीन वैल्यू है माइनस द इंडिविजुअल वैल्यूज, माइनस द इंडिविजुअल वैल्यूज। तो आई के बदले 1 2 3 4 5 आप सब डालते जाओ तो वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि डेल्टा T1 कितना है, तो आप क्या बोलोगे? डेल्टा T2 कितना है? क्योंकि आपको हर वैल्यू की निकालनी है ना, ऑफ ईच मेजरमेंट निकालनी है, तो आपको हर वैल्यू का यहां पर डेल्टा T निकालना पड़ेगा। T4 डेल्टा T5 निकाले, चलो निकाल देते हैं भाई। 2.62 माइनस 2.63 कितना आएगा? मॉड है तो नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 0.01 आएगा, परफेक्ट, 0.01 सेकेंड्स, ये भी सेकेंड्स, ठीक है। तो यहां पर सॉरी 2 को लिख देते हैं सेकेंड्स। अब यहां पर T2 कितने, अब वैल्यू कितने? 2.62 माइनस 2.56 कितना होगा भाई? 0.06 सेकेंड, सही। नेक्स्ट 2.62 माइनस 2.42 कितना होगा? 0.20, सही, परफेक्ट, बराबर ना, ठीक है। अब आगे T4 2.71 2.6 बचा कितना भाई? सबट्रैक्ट कर लोगे तो कितना बच जाएगा? 0.09 है ना, 0.09 आ जाएगी, ठीक है। ओके, 2.8 और 2.62 तो 0.18 आ जानी चाहिए सेकेंड्स, बराबर। तो आपने हर एक चीज की एब्सोल्यूट एरर भी निकाल दी। ये है आपका एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला, आपने हर एक चीज का एब्सोल्यूट एरर भी निकाल दिया। आखिरी चीज, तीसरा क्या? आखिरी नहीं है, सॉरी, द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर है, अब इसका मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इसका भी एवरेज निकाल दो, बात खत्म। तो इसका जब आप एवरेज निकालोगे तो क्या बन जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा ए का, सॉरी डेल्टा ए बोल रहा हूं, आपके डेल्टा टी का मीन वैल्यू। अगेन क्या करोगे? अगेन सबको ऐड करोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे, तो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाई 5। अब पता है क्या है? जब आप ये कर रहे होगे ना, चीजें बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बट द प्रॉब्लम इज एक भी डेसिमल इधर उधर हो गया ना तो गलत जवाब हो सकता है। जैसे मैं अभी कर रहा हूं, मुझे भी डर लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं डेसिमल यहाँ वहां हो गया, कुछ नंबर छूट गया, छोटा सा कैलकुलेशन मिस हो गया तो फाइनल आंसर भी खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से करना, क्योंकि डेसिमल से इन्वॉल्व है ना, इसलिए बहुत ध्यान से करना, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबको ऐड कर दो भाई। तो सबको अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो 6 7 7 और 9 16, 16 और 8 कितने हो जाते हैं भाई? 16 और 8
24, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 हो गया कैरी ओवर, तो ये हो गया 4 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। पॉइंट कोई नहीं है, तो 0.54 डिवाइड बाई 5 आपको डिवाइड करना तो कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 0.108, है ना। तो बेसिकली 0.11 आप कर सकते हो, फाइनल आंसर है आपका डेल्टा टी का मीन 0.11 सेकेंड्स। परफेक्ट है गाइस, तो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर भी यहां पर निकाल दिया। अब क्या है, चौथा पूछ है रिलेटिव एरर निकालिए, एक टू एक। कितना अच्छा सवाल है, आपको एक एक करके लाइन बाय लाइन चीजें पूछ रहे हैं। तो ये था आपका पहला, ये था आपका पहला, ये था आपका दूसरा और ये था आपका तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल देखिए बहुत आसान है। चौथा सवाल पूछ रहा है आपसे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू, सिंपल एज दैट। सो डेल्टा टी का मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू इटसेल्फ। तो डेल्टा टी की मीन वैल्यू कितनी आई है आपकी 0.11 डिवाइडेड बाय इसका मीन वैल्यू कितना है 2.62 है ना। तो बेसिकली दिस इज 11 डिवाइड बाई 262, जो भी आपकी वैल्यू आती है, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, तो अगर आप डिवाइड कर देते हो कितनी आएगी भाई वैल्यू, ठीक है। पॉइंट तो डालना पड़ेगा, 0 आ जाएगा, फिर भी कुछ नहीं होगा तो एक और 0 जाएगा, ठीक है, एक और 0 जाएगा। तो 5 बार तो नहीं जा रहा, 4 बार, हाँ 4 बार भी जाएगा, 64 240 4 बार भी नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा यार मेरे ख्याल से, है ना। 1100 डिवाइड बाई 262, तो 12 बचते हैं, 12 इंटू 4 इज बेस 12 इंटू 4 इज बेसिकली 48, हाँ तो 5 बार जा सकता है ना, 5 बार जा सकता है, करेक्ट। तो 0.05 मेरे ख्याल से 0.05 आना चाहिए यहाँ पर सेकेंड्स। ये आपकी एवरेज आपकी बेसिकली रिलेटिव एरर होनी चाहिए, मेरा कैलकुलेशन सही तो या तो 0.04 या 0.04 हो गया या तो 0.05 हो गया, इतना ही मैं कह रहा हूँ। पांचवा जो होगा वो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या करना है भाई, परसेंटेज एरर जो आपका रिलेटिव एरर होता है उसको इंटू 100 कर देना होता है, बस इतना ही है। सो डेल्टा टी मीन की जो वैल्यू है उसको टी मीन वैल्यू जो आपने निकाला है इंटू 100 कर दीजिए, रिलेटिव एरर को इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज एरर मिल जाता है। तो 0.05 को इंटू 100 कर दोगे आप तो बन जाता है 5%, ये हो जाती है आपकी परसेंटेज एरर। आखिर में पूछा हुआ है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म क्या होती है एरर की, एरर की जो प्रॉपर फॉर्म होती है, बताता हूं ध्यान से सुनना, एरर की जो प्रॉपर फॉर्म होती है वो होती है, मैंने अभी पिछले सवाल में भी आपको दिखाया था कि भाई आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है यानी कि टी मीन जो वैल्यू है प्लस माइनस उसकी जो एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू है वही आपकी प्रॉपर फॉर्म होती है। तो प्रॉपर फॉर्म के हिसाब से आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, टी मीन कितनी है भाई 2.62 प्लस माइनस 2.62 प्लस माइनस आपकी एब्सोल्यूट एरर कितनी है भाई 0.11, तो 0.11 सेकेंड्स, ये हो जाती है आपकी प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सारे जवाब सही है कि नहीं, क्योंकि एक गलत हो गया तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। लेट्स चेक वेदर वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर्स। ओके 2.62 को राउंड ऑफ किया, परफेक्ट गाइस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया हुआ है, मीन एब्सोल्यूट एरर आया हुआ है 0.11, परफेक्ट, सुपर्ब। रिलेटिव एरर 0.04, हाँ 0.0419 था, मैंने बोला 0.04 हो गया, 0.5 हो गया, है ना, मैंने बोला था यहाँ पर। चलो ठीक है, इसको करेक्ट कर देते हैं ना, गलत नहीं रखते हैं, क्योंकि आप लोग नोट्स डाउनलोड करोगे, नोट्स आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भूलना नहीं है आपको, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स का लिंक होगा, फ्री में ले लीजिएगा। 0.04 और ये भी हो जाएगा 4%, ठीक है, ये गलती, हाँ ये मेरे को लगा था कि 4 ही होगा, बट ठीक है, बढ़िया। तो 0.04 4% का परसेंटेज एरर और फाइनली आपने 2.62 प्लस 4%, हाँ तो ये भी एक्चुअल फॉर्म है। आप परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिख सकते हो या तो एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिख सकते हो, आपकी मर्जी। 0.11 करोगे या 4% कर दोगे, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बढ़िया यार। चलो अब आगे बढ़ने से पहले, अगर बेटा आप लोगों को हमारा क्या कहते हैं, आप लोगों का सपना है कि भाई 11-12 में पूरे तरीके से जेई पढ़कर, नीट पढ़कर, अगर आपको ऐसे अमेजिंग सवालों को कर कर फोड़ना है ना, तो हमारे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज है। अब वो अमेजिंग चीज क्या है, आप ध्यान से सुनेगा, ठीक है, बस 2 मिनट लूंगा, उसके बाद देन कंटिन्यू विद द लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो हमारा ना सपना रहता है कि भाई हर साल हमारे बच्चे टॉप करें, सबका सपना होता है, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, हमारा भी है, और हर बार बच्चे करते भी हैं। जैसे ऑल इंडिया रैंक 21 आई हुई जेई में, पिछले साल 1500 से ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया था, 1900 से ज़्यादा नीट के बच्चों ने क्वालिफाई किया था। तो ऐसे अमेजिंग बच्चे हैं जो एम्स और आईआईटी जाते हैं, हर साल 6% बच्चे जो आईआईटी में वो वेदांतु के होते हैं, बहुत खुशी मिलती है देखकर ये। तो ये कैसे कर पाते हैं,
क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स जिसका ये भाग होते हैं, और वो होता है वेदांतु का प्रो कोर्स, जो 2 साल का होता है। 1 साल में बिलीव नहीं करते, 2 साल का कोर्स होता है जेई और नीट का। अब इसमें मिलता है क्या क्या, आपको एक बार थोड़ा ध्यान से दिखेगा, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके हर क्लास में लाइव क्लास होती है, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होते, लाइव क्लास है विद लाइव मास्टर टीचर्स। आपके सारे डाउट्स क्लास के अंदर ही सॉल्व होते हैं, कॉन्सेप्ट को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते हैं, और हर टॉपिक के बाद पीवाईक्यूज करवाते हैं, और साथ ही साथ हर टॉपिक के बाद क्विजेस भी होती है, लीडर बोर्ड भी होती है। कंपटीशन की भावना बनी रहनी चाहिए ना। हर सेशन के बाद आपको उसका असाइनमेंट मिल जाता है, क्लास के हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं टीचर्स के, उस सेशन का रिप्ले भी मिल जाता है ताकि आप रिवाइज कर सको जब चाहे। ठीक है, आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलती है नीट की और जेई की, प्लस उस टेस्ट का लाइव डिस्कशन भी मिलता है हमारे टीचर्स के साथ। बताइए, आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल मिलते हैं, प्रैक्टिस बुक्स एंड पीडीएफ्स। इनफैक्ट जो हमारा वेदांतु का तत्व बुक है वो भी आपको वेदांतु प्रो कोर्स में फ्री दिया जाता है। वेदांतु का तत्व बुक इटसेल्फ 11-12 का जेई के लिए 4200 रुपए का है, और नीट के लिए 3800 रुपए का है, तो वो पूरा का पूरा फ्री में दे दिया जाता है वेदांतु प्रो कोर्स। साथ ही साथ हमारे पास एक पेडागोजी का ऐप है जिसमें जेई और नीट के सारे मेजर पब्लिकेशंस की किताब है, उसमें भी आपको पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐप भी आपको फ्री में दे दिया जाएगा। और उसके बाद सेशन के बाद आपको मिल जाती है पोस्ट क्लास डाउट सॉल्विंग वेदांतु ऐप। वेदांतु का जो डाउट ऐप है उसका एक्सेस भी आपको फ्री में मिलता है, तो 24/7 आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं। आपने डाउट क्लिक किया, डाल दिया, जवाब वहीं पे आ जाएंगे, या तो लिखकर डाल दिया वो भी आ जाएगा, आपने खुद लिखकर उसका फोटो लेकर डाल दिया वो भी आ जाएगा सवाल जवाब। अब देखो, डाउट का जवाब देखकर समझ नहीं आता है तो आप वीडियो कॉल में कनेक्ट कर सकते हो, और 8 सेकंड के अंदर आपके पास एक डाउट एक्सपर्ट वीडियो कॉल में कनेक्ट कर लेंगे और आपका डाउट सॉल्व कर लेंगे। कितनी अमेजिंग चीज है ना। मतलब डाउट ऐप का सब्सक्रिप्शन इटसेल्फ हमारे यहाँ पर 10-12 हज़ार का है, वो भी आपको वेदांतु प्रो का भाग दे देता है। ठीक है, और ये 2 साल के कंटिन्यूसली आपके साथ रहेगा, और डिस्कशन ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डिस्कशन ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ चलती जाएगी भाई, सब कुछ चलती जाएगी। इतनी अमेजिंग बात है, और ये हमारे प्रो क्लासिक का सीन है। ठीक है, तो you get all the interactive live classes, unlimited doubt solving, practice books delivered to you, but one thing which you do not get anywhere else but you get in Vedantu is Vedantu improvement promise। ये क्या है भाई, आपने वेदांतु प्रो क्लासिक के सारे सेशंस को अटेंड किया, 75% बिलीव आपने सेशंस को अटेंड किया है। हमने जो आपको टेस्ट दिया था वो 75% टेस्ट को अटेंड किया है, और उसके बाद भी अगर आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होता है, आपको 11th में दिखता है कि आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, तो बेटा विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड जो भी आप फीस हमें दोगे ना, वो फीस हम आपको वापस कर देंगे, क्योंकि हमें अपने करिकुलम पे भरोसा है, हमें अपने बच्चों पर भरोसा है, और हमें अपने आप पे बहुत भरोसा है कि हमने रैंक निकाला हुआ है और हर साल निकालेंगे। ये है वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जो आपको वेदांतु प्रो में मिलता है। ये आपको हमारे दृष्टि के बैचेस में नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये 2 साल का जो प्रो क्लासिक कोर्स है जेई या नीट का, वो आपको यहाँ पर 94,600 रुपीज में मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप भी है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो और वो स्कॉलरशिप भी जानना चाहते हो, तो वेदांतु प्रो का जो एक गूगल फॉर्म है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जो भी बच्चे सिर्फ इंटरेस्टेड है, जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, वो बच्चे गूगल फॉर्म भरे, डिटेल्स भरे, और मेरी टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपको आपके बेस्ट स्कॉलरशिप देते हुए आपको बताएगी कि आप वेदांतु प्रो ज्वाइन कर सकते हो, फिर आपकी मर्जी हो। बस गूगल फॉर्म जरूर भरिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे प्यार से, बात करते हैं हमारे 5वें सवाल का। आ जाओ। ठीक है, अब तक मजा आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 5वां सवाल आपके सामने ये रहा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन टेंशन। अच्छा, डिपेंड्स ऑन टेंशन। ओके, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि मास पर लेंथ। ओके, वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, वो भी लेंथ ही होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो ये सीन है, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, तो यहां पे तो आइडियली लेंथ कैंसिल हो जाना चाहिए, तो कैंसिल कर ही देते हैं। क्या कहते हो, लेंथ कैंसिल कर देते हैं, सीधा यहां पर कर देते हैं। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ और वाइब्रेटिंग लेंथ सेम बात होती है ना, तो कोई इशू ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब तो आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि प्रोपोर्शनल टू टेंशन है और मास है, बेसिकली ये दिया हुआ है। ओके, आपको निकालना है इनका एक्चुअल रिलेशनशिप। निकालते फिर, अरे बहुत लड्डू सवाल है, आराम से निकालते हैं। निकाले, चलो आ जाओ। कैसे निकालेंगे, तो यार सबसे पहले स्टेप नंबर, सिर्फ एक स्टेप होता है, दो स्टेप होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है कि भाई इनके ऊपर ना डायमेंशन डालो तो सही। अभी तो ये डायमेंशनल फॉर्म, ये तो अभी बेसिक यूनिट है ना, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर ए, जो इसका डायमेंशन बनेगा, एम पर बी जो हमें पता नहीं क्या है, वो डायमेंशन बताएगा हमें। ठीक है,
टी पर ए एम पर बी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है, स्टेप नंबर 2 होता है सिंपल तरीके से, अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला डालो। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, तो 1 अपॉन टी टाइम पीरियड होता है, तो 1 अपॉन टी हो गया तो टी ऊपर जाएगा, तो टी पर -1 आपका हो जाता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, करेक्ट। प्रोपोर्शनल टू टेंशन, टेंशन क्या होती है, फोर्स होती है, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है भाई आपका डायमेंशनल फॉर्मूला mLT पर -2, ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए, और m क्या है, मास है, तो m पर b, बहुत सिंपल है ना, तो आपने लिख भी दिया। अब बस अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो t पर -1 हो गया प्रोपोर्शनल टू a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो m पर a, l पर a, t पर -2a, सही है ना, t पर -2a, हाँ, इंटू m पर b, इंटू m पर b। अब ये m पर b है और m पर a दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो t पर -1 इज प्रोपोर्शनल टू m पर a प्लस b हो गया है ना, मल्टीप्लाई किया तो a प्लस b हो गया, l पर a है, t पर -2a है, बात खत्म, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 हो गया, अब आखिरी स्टेप है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, इक्वेट बोथ द साइड्स, इक्वेट बोथ द साइड्स, इक्वेट द डायमेंशंस बोथ द साइड। अब लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो मेरे पास m की कोई पावर नहीं है, l की कोई पावर नहीं है, m और l दोनों 0 पावर पे, तो m के पावर को इक्वेट करिए, l के पावर को इक्वेट करिए और t के पावर को इक्वेट करिए, आपको वैल्यूज आ जाएंगे। जैसे m के पावर को इक्वेट करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0 है, राइट हैंड साइड में क्या है a प्लस b है, तो a क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू -b, रखो यहां पर वैल्यू आ जाएगी। l का क्या है भाई, पावर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में क्या है a है, तो देखो आराम से a की वैल्यू क्या आ गई आपको, a की वैल्यू 0 आ गई, बात खत्म हो गई। ये वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0 है ना, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0, परफेक्ट। अब t की वैल्यू क्या है भाई, t के ऊपर है -1, ठीक है, t के ऊपर है -1 और यहां पर क्या है -2a हो गई, -2a हो गई, सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 है ना, a की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/2 आ गई, ओके ओके, परफेक्ट है परफेक्ट है परफेक्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -a, तो b की वैल्यू आप क्या लोगे -1/2, अच्छा ये भी आ गई फिर आपको वैल्यू, ठीक है, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। सो व्हाट इज देन t इक्वल टू, t इज देन प्रोपोर्शनल टू f is then proportional to t to the power a, which is 1/2, and m is to the power b, that is equal to -1/2, है ना। What does that mean? That means your f is proportional to root 1/2 पावर मतलब क्या होता है, रूट ऑफ t अपॉन नीचे क्या आ जाएगा भाई -1/2, तो मास नीचे चल जाएगा, रूट ऑफ t बाई m। ये आपकी फाइनल आंसर हो जाती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, ये आपकी फाइनल आंसर हो जाती है फ्रीक्वेंसी की। परफेक्ट है बच्चों, समझ में आ गया, बढ़िया, मजा आ गया, सुपर्ब है। चलो ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर आपने a इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं a इज इक्वल टू 0 ले लूंगा है ना, तो यहाँ b भी 0 हो जाएगी, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिस्टम भी रहेगा नहीं, वी हैव टू गो फॉरवर्ड ना, तो ये हो गया रूट ऑफ t बाई m, ठीक है। तो ये हो गया आपका आखिरी सवाल, आखिरी जवाब, बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, 5 सवाल हो गए। Oh, superb, superb, superb. So thank you so much people for watching this entire video. Thank you so much for going through this entire video. आपने अगर ये 5 सवाल देख लिया है तो बेटा आई कैन गारंटी यू, आपने अगर टॉपिक्स में नोट डाउन कर लिया, इन्हीं टॉपिक्स आपको सवाल आने वाले हो, इन्हीं टॉपिक्स से आप पूरा फोड़ने वाले हो। Let me wish you guys all the best for your midterms. You're gonna fortify it. All the best for your any examination that you are watching this video for. फोड़ दोगे यार बच्चों, I'm super proud of you. लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिड टर्म टेस्ट सीरीज का PDF फॉर फ्री डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, वेदांतो प्रो का गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में। एंजॉय करिए, प्लीज।